अभी जो माहौल बन गया है, जो दबाव बन गया है, वो किस तरह से सामने आ सकता है या किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है? शीतल जी, आपको क्या लगता है ये जो 2 माँगे, पहले तो माफ़ी माँगने की बात आई विपक्ष की तरफ से कि माफ़ी माँगे, फिर आगे चल के ये हुआ कि इस्तीफ़ा दिया जाए और फिर खड़गे ने कहा कि आधी रात तक प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा माँग लें। ये जो ये दबाव क्या ये अपोजिशन के कॉन्फिडेंस का हिस्सा है कि उसे लग रहा है कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अमित शाह को निपटाया जा सकता है? देखिए, अभी मैं आपको एक रेफरेंस दूं सिर्फ कि ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, इस पर 3-4 इस समय वो चल रहे हैं। एक तो कोशिश हो रही है अमित शाह को बचाने की। उस कोशिश में वो 20,000 22,000 पे है, उसके समर्थक जो भी उसको रीट्वीट या वो कर रहे हैं। दूसरी ओर एक अमित शाह के नाम से है जिसमें उनकी आलोचना बहुत है, वो 2.5 लाख पार कर गया है। उसमें राइट विंग भी है, उनको डिफेंड करने के लिए 10-20% है, लेकिन मैक्सिमम वो है। और तीसरा है कि अमित शाह को तड़ीपार कह के आलोचनात्मक एक चल रहा है, वो भी 1 लाख पार कर गया है। और एक चौथा भी है जो संविधान वगैरह की बात कर रहा है, वो भी 50,000 प्लस है, जिसमें ज्यादातर उनकी आलोचना है। ये ज्यादातर ये कौन कर रहा है? ये विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है। ये जो हमारे देश में 75-77 सालों में ब्राह्मणवाद से मुकाबला करते हुए अंबेडकरवाद का झंडा लेकर चलने वाले बहुत सारा जो एक कमजोर तबकों से मध्य वर्ग पैदा हुआ है, जो सोशल मीडिया वगैरह पर भी अपनी बात कहने की अब बड़ी पुरजोर कोशिशें करता है, वो सब उद्वेलित हुआ है। ये तब है जब दिलीप सी मंडल और खुद प्रधानमंत्री मायावती जी और एक मौन दलों का एक ग्रुप है सरकार के साथ, जो न इधर बोल रहे हैं न उधर बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा मध्य वर्ग इस पर बोल रहा है, जिसकी वैसे भागीदारी समाज के उन पायदानों पे अभी तक भारी संख्या में रोकी गई है, जहां चीजें निर्णय करती हैं, चाहे वो प्रेस रहा हो, चाहे न्यायपालिका रही हो, चाहे हायर ब्यूरोक्रेसी रही हो, हायर एजुकेशन रही हो। इन सारे एक्लॉन्स पे अभी उनकी उपस्थिति जगह जगह तरह तरह से रोकी गई है, लेकिन इसके बावजूद, और बहुत कम संख्या में है, इसके बावजूद इतने बड़े स्वर आ रहे हैं। और ये पार्टी जो इन चीजों पर बहुत नजर रखती है कि सोशल मीडिया पर यानी लोगों की राय में क्या हो रहा है, वो निश्चित तौर पर इससे डरी हुई है। इसलिए इसका मुकाबला करने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। मैं ये तथ्य देना चाह रहा हूं। ये विचारधारात्मक लड़ाई जो लोकसभा के चुनाव में उभर के आई थी, लेकिन फिर विधानसभा के चुनाव तक जाते जाते ठंडी सी पड़ रही थी, नए नए एडजस्टमेंट्स वगैरह करके उसको रोका गया था, कुछ प्रतीकात्मक और दूसरी तरह की चीजों से उसको डाइल्यूट किया गया था या दिग्भ्रमित किया गया था, एकाएक फिर पुनर्जीवित हो गई है इस परिघटना से। और निश्चित तौर पर इससे विपक्ष को एक बहुत मतलब साबित हथियार, एक राजनीति में होता है, एक साबित हथियार जो लोकसभा में उसने अपने को साबित किया, वो फिर से हाथ लगा है। और सरकार की सारी कोशिशें बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गई हैं। हालांकि मैं नहीं कहता कि सरकार इन चीजों को मैनेज नहीं कर लेगी या डाइवर्जन नहीं कर लेगी, जैसा कि वो डाइवर्जन आजकल कर रही है। वो अडानी के मुद्दे से डाइवर्जन कर रही है दरअसल। वो सारी चीजें, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो या कोई भी चीज, वो सब अडानी के मुद्दे से डाइवर्जन है। क्योंकि अडानी पर जो मामला है, जिसमें एक देश में सारी जांच चल रही है, दूसरे देश में हर जांच दबाई जा रही है, यानी हमारे देश में, तो उस जी। मुद्दे से डाइवर्जन करने के लिए ये सब चीजें ला रहे थे। लेकिन ये जो उनसे गलती हुई, ये दरअसल उस विचारधारात्मक रियलिटी का परिचायक है जो उनके मुंह से निकला। अंबेडकर साहब तो लगभग एथीस्ट थे। उनके विचारों का आगे बढ़ाने वाले हजारों लोग लगभग एथीस्ट ही हैं अम्बेडकराइट मूवमेंट वगैरह में। और वो कम से कम उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं और अन्य चीजें हैं, और उनकी जिस तरह से सावरकर ने आलोचना की जब उन्होंने बौद्ध धर्म में अपने को शामिल किया था, वो सब बताता है कि ये एक विचार की लड़ाई उनके बीच सामने थी। एक और मनुस्मृति की धारणा, और एक ब्राह्मणवादी जो हमारे यहाँ आचार विचार है, और जो अभी दूसरे कारणों से ताकतवर है, उसको, उससे खतरा तो साफ साफ नजर आता था। हालांकि उस समय उस खतरे को बहुत कम करके सावरकर आंक रहे थे, लेकिन अब हम 75-77 साल बाद देख रहे हैं कि वो जिसको कम करके आंक रहे थे, उसको अब उनके अनुयायी बहुत मुश्किल में अपने को पा रहे हैं उसकी ताकत के सामने। ये तब है बिल्कुल। जब उनकी सामाजिक
और आपके सांस्थानिक हिस्सेदारी अभी भी बहुत ही अपर्याप्त है। उनकी आर्थिक हिस्सेदारी बहुत ही अपर्याप्त है। उनके उस समाज में, जिस समाज में उनको नायक समझा जाता है, जिनको बहुत सारे लोग भगवान भी कहते हैं, बहुत जी सारे लोग पूजते हैं, जिसके अम्बेडकर खुद मतलब उसके पक्ष में नहीं थे कि किसी को पूजा जाए या इस तरह की चीजों के, वो स्वर्ग नरक वगैरह के तो धारणा के विरुद्ध थे। उन्होंने बहुत बिल्कुल बार इस सब को लिखा, कहा, बोला है। तो स्वर्ग वगैरह का उदाहरण देना ये ब्राह्मणवादी अप्रोच है। स्वर्ग नरक की धारणा ही वहीं से है। तो जो बिल्कुल इसके खिलाफ जो भी वैज्ञानिक और तार्किक धारणा होगी, वो इसका प्रतिकार ही करेगी। तो ये गलती हुई, इसलिए हुई कि भाई अंदर से तो वही है। प्रतीक के तौर पर आप किसी को राष्ट्रपति बना दें, किसी को मुख्यमंत्री बना दें, किसी को गवर्नर बना दें, कुछ और पद दे दें, मंत्री बना लें, उससे बात नहीं बनती। बात बनती है जब आप यूनिवर्सिटीज के वीसीज की लिस्ट देखते हैं, प्रोफेसर्स की लिस्ट देखते हैं, बिल्कुल जुडिशरी में लोगों की लिस्ट देखते हैं, और आप प्रेस में लोगों की लिस्ट देखते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी आप देखते हैं, कभी कोई क्यों नहीं बना, चीफ सेक्रेटरी कोई क्यों नहीं बनता। तो ये सब जब आप पूरी फौज देखते हैं, जो हमारा तंत्र है, या जो बिल्कुल देश के 500 सबसे बड़े उद्योगपति हैं वो कौन है, तो ये सारी लिस्ट आपको बताती हैं कि वो जो लड़ाई है, वो लड़ाई तो अभी वो अपने उरूज पर नहीं आई है। वो लड़ाई अब ये शुरू हो गई है और वो दिखाई देने लगी है। अब उसे अदृश्य करना बहुत मुश्किल है। भले ही आप किसी को अपना सलाहकार रख के उससे विचार बदलवा लें और उसके पुराने ट्वीट बिल्कुल उसके सामने खड़े हों और वो उसका सामना न कर सके, लेकिन अब ये वैचारिक ताकत रोकी नहीं जा सकती। ये इस परिघटना ने साबित किया है।